हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, आज हम इसके रिव्यू क्लास मतलब सबसे पहले हम इसका जो सिलेबस है सिलेबस के बारे में देखेंगे और फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन, उससे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट विद दी रिव्यू क्लास। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, इसकी सबसे पहले जो इसका रिव्यू क्लास है या हम कह सकते हैं कि जो इसका सिलेबस है, सिलेबस भी देखो हर सब्जेक्ट में आपकी 5 यूनिट होती है, लेकिन हम एक एक यूनिट को जब जब पढ़ते चलेंगे तब तब हम इसके सिलेबस को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट को, तो फर्स्ट यूनिट के सिलेबस के साथ में ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में जो जो टॉपिक है या जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो सिलेबस दिया हुआ है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुआवजे की अवधारणा। ठीक, उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, किसके कंपेंसेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक, सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब मुआवजे संबंधी जिम्मेदारियाँ। ठीक, उसके बाद में जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो रहेगा कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़। ठीक, मतलब मुआवजा प्रणाली डिज़ाइन संबंधी कौन कौन से मुद्दे होते हैं। फिर आगे है हमारा कंपेंसेशन फिलोसॉफी, मतलब मुआवजा दर्शन। और फिफ्थ टॉपिक रहेगा हमारा इसमें कंपेंसेशन अप्रोच, मतलब मुआवजा दृष्टिकोण। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हैं। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में भी टॉपिक दिए हुए हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है कंपेंसेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन, मतलब जो कंपेंसेशन है, सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेंसेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव को, फिर उसके प्रिंसिपल्स को, और साथ में यहाँ पर जो उसके यहाँ पर कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे उनको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन, टॉपिक फर्स्ट हमारा। ठीक है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, हमसे बाय मिस्टेक हो सकती है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप हमें उस चीज़ के लिए भी बताइए कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किए, हम उसको सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि कंपेंसेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुआवजा। ठीक, देखो कंपेंसेशन रिफर्स टू द सैलरी, अलाउंस, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। मतलब देखो, जो कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन में यहाँ पर जो सैलरी होती है, हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होती ही है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में देता है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्सचेंज फॉर देयर वर्क, मतलब वर्क के एक्सचेंज में वो यहाँ पर जैसे सैलरी देता है, अलायंस दे रहा है, कौन, ऑर्गेनाइजेशन, या जो बोनस है, अदर बेनिफिट्स जो प्रोवाइड होते हैं, इन सबको मिला करके ही कंपेंसेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं, इंक्लूड नॉट ओनली सैलरी बट ऑल्सो ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। मतलब देखो कंपेंसेशन में क्या होता है कि सैलरी के साथ जो बोनस है, जो अलायंस है, जो यहाँ पर अदर बेनिफिट्स हैं, वो चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, जो भी रिवॉर्ड यहाँ होते हैं, सबको मिला करके क्या कहा जाता है, कंपेंसेशन कहा जाता है। हिंदी में समझते हैं, कंपेंसेशन का मतलब है कर्मचारियों को उनके काम के बदले संगठन द्वारा, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कर्मचारी है मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को दिया जाने वाला जो वेतन है,
जो भत्ते हैं, बोनस है और अन्य लाभ है, यह केवल सैलरी ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड को शामिल करता है। इसी को क्या कहा जाता है? कंपेंसेशन कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो ये हमें और अच्छे से अभी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो, किसी कर्मचारी को हर महीने सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, अलायंस मिलता है, इंसेंटिव मिलते हैं और इन सबको मिला के ही क्या कहा जाता है? कंपेंसेशन कहा जाता है। बहुत इजी है, आपको इसको बिल्कुल याद रखना है। और कंपेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मुआवजा कहते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट डज कंपेंसेशन इंक्लूड? कंपेंसेशन में क्या क्या शामिल होता है? क्या क्या शामिल होता है? अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन में तो समझे, लेकिन फिर से एक बार समझते हैं। वेजेस या जो सैलरी होती है, ठीक है, वेजेस या जो सैलरी होती है, काम के बदले मिलने वाला जो वेतन होता है, ठीक है। अलायंस जैसे हाउस रेंट अलायंस है या ड्राइविंग अलायंस या डियरनेंस अलायंस हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी किसी को होता है ना कि कंपनी की तरफ से रहने का पैसा मिलता है, हाउस रेंट का पैसा मिलता है, ठीक है। बोनस या इंसेंटिव, अगर अच्छा काम करता है एम्प्लॉय तो उसे बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, मतलब जो अतिरिक्त पैसा मिल रहा है। फिर है बेनिफिट्स, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस या जो लीव मिलती है। जैसे किसी किसी कंपनी में होता है कि अगर एम्प्लॉय की तबीयत ख़राब हो जाती है या उसके किसी फैमिली मेम्बर की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, या जैसे जो पेरेंट्स है, हस्बैंड है किसी का, वाइफ है किसी के, बच्चे हैं, अगर फैमिली में किसी को भी कुछ हो जाता है तो कंपनी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक। तो इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? कंपेंसेशन कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि कंपेंसेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक। आगे देखते हैं इसको। और देखो, अब हम यहाँ पर कंपेंसेशन क्या होता है हमने इसको समझ लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपेंसेशन, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, इसके जो उद्देश्य हैं किसके? कंपेंसेशन के, उसको समझते हैं कि कंपेंसेशन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। देखो, फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है अट्रैक्टिंग एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना। अगर कंपेंसेशन, मान लो कि कोई कंपनी बहुत अच्छा कंपेंसेशन प्रोवाइड कर रही है तो उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो अट्रैक्ट होंगे ही, है ना। सेकंड है यहाँ पर रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय रिटेन होकर के रहेंगे, लंबे टाइम तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में बने रहेंगे, वो बार बार यहाँ पर कंपनी को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है, तो वो दूसरी जगह क्यों जाएंगे? तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। जब किसी एम्प्लॉय को कहना चाहिए कि सही तरीके से कंपेंसेशन दिया जाएगा तो ऑलरेडी वो काम के लिए क्या होगा? मोटिवेट होगा, ठीक है। फिर है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जब एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, उसको कंपेंसेशन अच्छे से मिल रहा है, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी सही तरीके से मिल रही है, तो यहाँ पर काम भी अच्छे से करेगा। जब एम्प्लॉय काम अच्छे से करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। फिर लास्ट में है न्यायपूर्ण वेतन देना, मतलब फेयर एंड इक्वल पेमेंट, मतलब यहाँ पर जैसे कोई मेल है कोई फीमेल है, कोई उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल और जो फेयर पेमेंट होगा, ठीक। आगे हम इसको और अच्छे से डिटेलिंग में समझते हैं। देखो, एम्प्लॉयज को आकर्षित करना, मतलब अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज। द कंपनी प्रोवाइड good salary and facilities so that good and qualified people are attract for the job, मतलब देखो, कंपनी अच्छा वेतन और सुविधाएं देती है ताकि
अच्छे और योग्य लोग नौकरी के लिए आकर्षित हो। जब किसी कंपनी में सारी फैसिलिटीज अच्छे से मिलेगी, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, सब कुछ अगर अच्छा है तो कोई भी वहाँ पर जॉब करना चाहेगा, उस कंपनी की तरफ अच्छे लोग अट्रैक्ट जरूर होंगे। ठीक, एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 40,000 सैलरी दे रही है, साथ में बोनस भी दे रही है, इंश्योरेंस भी देती है, तो क्या होगा, तो ज़्यादा लोग उस कंपनी के तरफ नौकरी करने के लिए अट्रैक्ट होंगे ही। ठीक, तो सबसे पहला इसका उद्देश्य यही है कि एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। जब कोई कंपनी अच्छा कंपेंसेशन देगी तो ऑब्वियसली उस कंपनी की तरफ में जो अच्छे, मतलब कहना चाहिए कि गुड पर्सन है या गुड एम्प्लॉय है, वो अट्रैक्ट होंगे ही। ठीक, आगे देखते हैं इसको। फिर रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज को बनाए रखना। बाय गिविंग गुड कंपेंसेशन एम्प्लॉयज डू नॉट लीव द कंपनी एंड गो एल्सवेयर, मतलब अच्छा कंपेंसेशन देने से कर्मचारी कंपनी छोड़ करके दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, एक ही जगह पर रह करके वो काम करते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपनी सर्विस देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी मिल रही है, बढ़िया तरीके से सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो रही है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो वो एक ही जगह पर यहाँ पे रह करके क्या करेंगे, काम करेंगे और कंपनी छोड़ करके दूसरी जगह वो नहीं जाते हैं। तो एक अच्छा कंपेंसेशन देने का ये भी एक रीज़न होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में अच्छी सैलरी, प्रमोशन और बोनस मिलता है तो कर्मचारी लंबे समय तक उसी कंपनी में काम करना पसंद करते हैं। ये भी क्या है, इसका एक उद्देश्य है। फिर आगे देखते हैं, मोटिवेशन बढ़ाना, मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? ताकि वो अच्छे से काम कर सके। जब वो अच्छे से काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। इसको अभी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। गुड सैलरी एंड इंसेंटिव मोटिवेट एम्प्लॉय टू डू बेटर वर्क। देखो, अच्छा वेतन और इंसेंटिव कर्मचारियों को और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर आप MBA में 4th सेमेस्टर में टॉप करोगे, ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप MBA 4th सेमेस्टर में टॉप करोगे तो आपको 50,000 रुपये यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे, मोटिवेट हो जाओगे ना कि हाँ हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर हमारी रैंक लगेगी तो हमें 50,000 रुपये यहाँ पर इंसेंटिव मिलने वाला है। इंसेंटिव नहीं कह सकते हम इसको, यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जो मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर जो इंसेंटिव है या कहना चाहिए कि बोनस है, कंपेंसेशन हम कह सकते हैं, ये और ज़्यादा मिले। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी वही चीज़ लिखी हुई है कि टारगेट अगर अचीव करता है कोई एम्प्लॉय तो उसे यहाँ पर 5,000 रुपये बोनस मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करता है और मोटिवेट होकर के काम करता है। फिर है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अभी हमने यहाँ पर इसको भी समझे थे कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। अगर हम किसी एम्प्लॉय को बोले कि आप बहुत अच्छा अगर काम करोगे, अगर आप टारगेट अचीव करोगे तो आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा, और जैसे बहुत अच्छा काम करने पर किसी को बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है या अच्छा कंपेंसेशन दे रहे हैं, तो वो आगे और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ज़्यादा अच्छे से जब एम्प्लॉय काम करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक, ये भी बहुत इजी पॉइंट था, इसको भी अब हम आगे देखते हैं। और लास्ट हमारा जो था फेयर एंड इक्वल पेमेंट। देखो, फेयर एंड इक्वल पेमेंट देना मतलब न्यायपूर्ण वेतन देना। द कंपेंसेशन सिस्टम इंश्योर दैट एम्प्लॉयज रिसीव फेयर वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क।
कंपेंसेशन सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार उचित वेतन मिले। एग्जाम्पल, अगर दो एम्प्लॉय एक ही काम करते हैं तो दोनों को लगभग समान सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या कहा, कंपेंसेशन सिस्टम क्या श्योर करता है कि कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार उचित वेतन मिलना। एग्जाम्पल में भी हमने क्या देखे कि एम्प्लॉय अगर एक ही तरीके का काम करते हैं तो उनको लगभग समान सैलरी मिलना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये है फीमेल और ये है मेल। दोनों क्या वर्क कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर मशीन ऑपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, मेल है और एक फीमेल है एम्प्लॉय, और दोनों सेम काम कर रहे हैं मशीन ऑपरेट करने का। अब यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी दोनों में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इसीलिए नहीं कर सकती कि भाई ये जेंडर के बेस पर कि भाई ये फीमेल है, ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी तो हम इसको कम सैलरी दे देते हैं या कम बोनस दे देते हैं, कम इंसेंटिव दे देते हैं, ओवरऑल अगर हम कहें तो कम कंपेंसेशन दे देते हैं। तो ऐसा कंपनी यहाँ पर नहीं कर सकती है, ना ही मेल के साथ ना ही फीमेल के साथ। कि भाई मेल के साथ ऐसा भी नहीं कर सकती कि भाई आप लेट घर चले जाना, आपको घर में खाना नहीं बनाना रहता है, फीमेल को घर जल्दी जाने दे दो, उसको घर में काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है। दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को यहाँ पर सेम काम के लिए सेम सैलरी भी मिलेगी, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चाहे मेल के साथ में भी हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के साथ में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो देखो, जब यहाँ पर इक्वल और जो फेयर, या हम कह सकते हैं कि जो इक्वल और फेयर पेमेंट मिल रहा है, कंपेंसेशन मिल रहा है, तो इससे यहाँ पर जो कंपनी की रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो कंपेंसेशन थे, कंपेंसेशन के उद्देश्य क्या क्या थे? कंपेंसेशन का उद्देश्य यही था कि अच्छे और योग्य, जो एबल है, जो गुड एम्प्लॉय है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने कंपनी में रिटेन करके रखना, उनको मोटिवेट करवाना, फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाना, और लास्ट में उनको फेयर और इक्वल पेमेंट देना। ये सब क्या थे? यहाँ पर कंपेंसेशन के ऑब्जेक्टिव थे। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंपेंसेशन। ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपेंसेशन मतलब जो कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अब समझते हैं। ठीक, आगे देखो, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सेम देखने को मिलेगी, इसको भी आप ध्यान से समझना। देखो, फर्स्ट इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो है यहाँ पर फेयरनेस, या हम कह सकते हैं कि इक्विटी। ठीक है, इक्विटी या इक्वालिटी क्या होता है, इसको अभी हम यहाँ पर समझेंगे। न्याय संगत वेतन, जैसे अभी हमने देखे कि फेयर एंड इक्वल पेमेंट देना, वो भी एक न्याय संगत वेतन देने की ही बात हो रही थी। एडवोकेसी मतलब पर्याप्त वेतन देना। किसी भी एम्प्लॉय के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो और उसको पर्याप्त वेतन भी नहीं दे रहे हो, जिससे उसकी लाइफ की बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरतों को भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉय को मोटिवेशन देना मतलब प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, अभी हमने समझे थे। फ्लैक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी और कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब हम सारे पॉइंट को आगे वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखो, जितने सिंपल वे में समझेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और आप लोगों को चीज़ें याद भी रहेगी। इसी चीज़ को अगर हम बहुत टफ में या टफ वर्ड में, टफ लैंग्वेज में समझेंगे तो आपको भी यहाँ पर समझने में दिक्कत जाएगी और आपको याद भी नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में भी आपको लिखने में दिक्कत जाएगी। जो चीज़ बहुत आसानी से हमें समझ में आ सकती है या आसानी से आपको मिल सकती है तो उसको आसानी से ही हमें यहाँ पर पढ़ाना भी चाहिए। ज़्यादा बड़ी बड़ी बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ा देने से और पता चल रहा है सामने बच्चों को समझ में ही ना आए तो फिर ऐसा भी पढ़ाने का क्या मतलब। लेकिन अगर किसी बच्चों को हमारे पढ़ाने में कोई भी दिक्कत है या मतलब कोई भी अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक, देखो, फेयरनेस एंड इक्विटी
न्याय संगत। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर काय की बात कर रहे हैं, इक्विटी, और एक होता है इक्वलिटी। ठीक है, दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है। अभी हम यहाँ पर जो ये इमेज देख रहे हैं, ये क्या है, इक्विटी है, समता, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं समता, और इक्वलिटी मीन्स होता है समानता। देखो आपको यहाँ पर एक जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैच चल रहा है। ठीक है, मैच चल रहा है। इस मैच को देखने के लिए 3 बच्चे आए हुए हैं। पहले बच्चा बहुत छोटा है, उसकी हाइट कम है, उसको यहाँ पर मैच को देखने के लिए, उसकी हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 टेबल की ज़रूरत थी, उसे ये प्रोवाइड करवाया गया। एक बच्चा जिसकी हाइट मीडियम थी, उसे एक ही टेबल दिया गया क्योंकि उसका एक ही टेबल से काम हो रहा था। और जो बड़ा बच्चा था उसको किसी टेबल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ऑलरेडी इतनी है कि वो मैच बहुत ही आसानी से देख पा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से, मतलब ज़रूरत के हिसाब से सामने वाले को संसाधन देना या उसकी ज़रूरतों को पूरा करना इक्विटी कहलाता है। और समानता में क्या होता है, समानता में ये चीज़ नहीं है, सबको बराबर ही दिया जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे इस बच्चे को मेज दिख रहा है तो ठीक है, इसको नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है, नहीं दिख रहा है भैया, आपकी हाइट नहीं तो नहीं दिख रहा है, आप दूसरी जगह से जाके देख लो। छोटा बच्चा अगर आपको भी नहीं दिख रहा है, आप भी दूसरी जगह से जा कर के देख लो, पर आपको यहाँ पर ये संसाधन प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। मतलब समता में ऐसा है, जिसको जितनी ज़रूरत हो उसको उतना दे दिया जाता है, लेकिन समानता में ये चीज़ नहीं होती है। बहुत ही छोटा सा अंतर है, इसको भी समझना हमें ज़रूरी था। ऐसी बेसिक चीज़ें भी हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। देखो ठीक, एम्प्लॉयज शुड गेट फेयर सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क क्वालिफिकेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर्मचारियों को उनके काम, योग्यता और जिम्मेदारियों के अनुसार उचित वेतन मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर 2 एम्प्लॉय एक ही पद पर समान काम करते हैं तो दोनों को लगभग समान सैलरी मिलना चाहिए। इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले मेल और फीमेल एम्प्लॉय से बहुत अच्छे से समझे थे। ठीक, तो ये भी इसका एक सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं कि इसका एक प्रिंसिपल है। किसका? कंपेंसेशन का। आगे देखते हैं, एडवोकेसी, पर्याप्त वेतन। कंपेंसेशन शुड बी सच दैट द एम्प्लॉय कैन मीट हिज बेसिक नीड्स। कंपेंसेशन इतना होना चाहिए कि कर्मचारियों की बुनियादी ज़रूरतें या जो उनकी बेसिक नीड्स है वो कर सके। एग्जाम्पल, अगर किसी कर्मचारी को इतना वेतन मिले कि वह खाना, घर, शिक्षा और अन्य खर्च आसानी से कर सकते हैं। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को इतनी तो सैलरी दो, इतना तो पैसा दो या इतना तो कंपेंसेशन दो कि वो अपनी लाइफ के बेसिक नीड्स को पूरी कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, इमरजेंसी के टाइम पर या जैसे मेडिकल के लिए उसके पास में पैसा रहे, इतनी तो बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो सके। इतना तो यहाँ पर कंपेंसेशन किसी भी एम्प्लॉय को देना चाहिए। ये भी एक कंपेंसेशन का सिद्धांत है। ठीक, फिर है मोटिवेशन या जो प्रेरणा। कंपेंसेशन शुड बी सच दैट इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू डू गुड वर्क। देखो, कंपेंसेशन ऐसा होना चाहिए जो कर्मचारियों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर कंपनी कहे कि टारगेट पूरा करने पर 10,000 इंसेंटिव मिलेगा तो कर्मचारी ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर यहीं पर ये बोले कि आपको टारगेट पूरा करने पर 10 रुपये मिलेगा तो 10 रुपये के लिए कोई मेहनत करेगा क्या? नहीं। लेकिन 10,000 के लिए कोई भी आसानी से मेहनत कर लेगा। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना और ऐसा कंपेंसेशन देना जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता रहे। ठीक, तो ये भी यहाँ पर क्या है, इसका एक सिद्धांत है। किसका? कंपेंसेशन का। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। कंपेंसेशन में लचीलापन होना भी बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं, द कंपेंसेशन सिस्टम शुड बी सच दैट इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सरकमटेंस। देखो, कंपेंसेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे समय और परिस्थिति के अनुसार बदला जा सके।
देखो एग्जाम्पल, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कर्मचारियों को बोनस या इंसेंटिव भी ज़्यादा दिया जाएगा, और अगर कंपनी लॉस में है तो जो बोनस है, इंसेंटिव है, वो कम दिया जाएगा, या हो सकता है कि वो ना भी दिया जाए। तो जो कंपेंसेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, जैसी स्थिति रहेगी वैसा ही कंपेंसेशन होगा। ठीक, ये भी यहाँ पर इसका एक प्रिंसिपल है कंपेंसेशन का। सिंप्लिसिटी, द कंपेंसेशन सिस्टम शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कंपेंसेशन सिस्टम सरल और समझने में आसान होना चाहिए। मतलब जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो कंपनी किस तरीके से एम्प्लॉय को कंपेंसेशन दे रही है, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को समझ में भी आनी चाहिए। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को क्या कंपेंसेशन मिल रहा है, बोनस कैसे मिल रहा है, इंसेंटिव कैसे मिल रहा है, उसको ये समझ में ही ना आए। तो इतना भी यहाँ पर कोई चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना के नहीं रखना चाहिए। सिंप्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी, ताकि एम्प्लॉय को बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, ये भी यहाँ पर कंपेंसेशन का एक प्रिंसिपल है। देन लास्ट हम देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल। देखो कॉस्ट कंट्रोल में है, द कंपेंसेशन शुड बी सच दैट इट डज नॉट पुट टू मच फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंपनी। मतलब कंपेंसेशन ऐसा होना चाहिए कि कंपनी पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ, मतलब जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। पता चल रहा है कि कंपनी जो एम्प्लॉय है उसको इतना ज़्यादा कंपेंसेशन देने लग गई कि कंपनी का फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो डूब गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और कंपनी एक टाइम पर बंद करना पड़े। तो ऐसी भी कंडीशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, इतना भी कंपेंसेशन नहीं देना चाहिए। कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना चाहिए। जैसा कंपनी का प्रॉफिट होगा वैसा ही एम्प्लॉय को यहाँ पर जो है कंपेंसेशन देना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं, अगर कंपनी की इनकम कम है तो वह लिमिटेड बोनस दे सकती है, ताकि कंपनी का खर्च जो है वो संतुलित रहे। मतलब जो कंपनी के एक्सपेंसेस है, वो डेली के जो एक्सपेंसन होते हैं उसमें यहाँ पर वो बैलेंस बना करके रख सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्चा कर रही है कंपनी और एक टाइम के बाद में कंपनी ही बंद हो जाए। तो इस तरीके का भी कंपेंसेशन जो है कंपनी को नहीं देना चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना चाहिए। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पर एंड होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन को हमने यहाँ पर सबसे पहले समझे, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में समझे, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य के बारे में, प्रिंसिपल्स मतलब जो सिद्धांत थे इसके बारे में हमने यहाँ पर 1 by 1 करके समझे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।